द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 5, चैप्टर 2, ऑन बोर्ड द डॉन ट्रेडर। कपड़े बदलने के बाद कैस्पियन लूसी और एडमंड की मुलाकात उस जहाज के कैप्टन लॉर्ड ट्रिनियन से करवाता है, जो कि अपने घुटनों पर बैठ के लूसी के हाथ को चूमते हैं। जिसके बाद कैस्पियन कहता है कि मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, और एडमंड कहता है कि बात तो करनी ही है। एडमंड पूछता है कि जब हम यहाँ से तुम्हारी ताजपोशी के बाद गए थे, तब से अब तक हमारे समय के हिसाब से 1 साल हो चुका है। यहाँ कितना समय बीता है और सब ठीक तो चल रहा है? कैस्पियन कहता है कि तब से अब तक यहाँ 3 साल बीत चुके हैं, और अगर अच्छा ना चल रहा होता तो मैं यहाँ एक जहाज पर समुद्र में क्या कर रहा होता। जिसके बाद कैस्पियन बताता है कि किस तरह नार्निया में शांति है और वो अपनी जगह पर ट्रम्पकिन को नार्निया की जिम्मेदारी छोड़कर आया है। तभी लॉर्ड ट्रिनियन कहते हैं कि ट्रम्पकिन एक बैजर जैसा वफादार है और एक चूहे जैसा निडर। अब वो कहने तो ये वाले थे कि वो एक शेर जैसा निडर है, पर रिपिचिप उन्हीं पे आंखें गड़ाकर खड़ा था, इसलिए उन्होंने चूहा कहा। इसके बाद कैस्पियन बताता है कि जैसा आपको याद होगा कि मिराज ने मेरे पिता के 7 वफादार साथियों को समुद्र पार की दुनिया एक्सप्लोर करने भेजा था, और उनमें से एक भी आज तक वापस नहीं आया। और जिस दिन मेरी ताजपोशी हुई थी, उस दिन मैंने असलन के सामने ये कसम खाई थी कि अगर नार्निया में शांति रही तो मैं 1 साल और 1 दिन तक ईस्ट की तरफ सफर करूंगा, और या तो उन 7 दरबारियों को ढूंढ लूंगा या उनकी मौत का बदला लूंगा। कैस्पियन के पिता के उन 7 दोस्तों के नाम थे लॉर्ड रेविलियन, लॉर्ड बर्न, लॉर्ड आर्गोज, लॉर्ड मैवरमोन, लॉर्ड ऑक्टेशियन, लॉर्ड रेस्टिमार और लॉर्ड रूप। अब इन 7 को ढूंढना तो मेरा लक्ष्य है, पर रिपिचिप तो एक और भी बड़ी चीज की आस लगाकर बैठा है। ये सुनकर सब रिपिचिप की तरफ देखने लगते हैं, और वो बताता है कि जैसा कि कहा जाता है कि असलन ईस्ट की तरफ से समुद्र पार के एक देश से नार्निया में आता है, तो अगर हम ईस्ट की तरफ चलते जाएं तो उसके देश पहुंच सकते हैं। इस पे लूसी कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि असलन का देश उस तरह का देश नहीं है जहां तुम एक नाव से जा सको? रिपिचिप बताता है कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था तो एक ड्रायड ने उसके पालने के ऊपर ये कहा था, वेयर स्काई एंड वाटर मीट, वेयर द वेव्स ग्रो स्वीट, डाउट नॉट रिपिचिप, टू फाइंड ऑल यू सीक, देयर इज द अटर ईस्ट। जहां आसमान और पानी का मिलन होता है, जहां लहरें शांत हो जाती हैं, शंका मत रखो रिपिचिप, जो तुम ढूंढ रहे हो उसे पाने के लिए वही है कतई ईस्ट। थोड़ी देर की एक अजीब सी चुप्पी के बाद लूसी कैस्पियन से पूछती है कि हम अभी कहाँ हैं, और कैस्पियन कहता है कि ये बात तो हमारे कैप्टन ड्रिनियन बेहतर तरह से बता सकते हैं। लॉर्ड ड्रिनियन अपना मैप बिछाते हैं और बताने लगते हैं कि जब वो लोग कैर पैरावेल से निकले थे तो उन्हें नॉर्थ की तरफ की अच्छी हवा मिल गई थी, और वो गैल्मा की तरफ बढ़े थे, जहां वो अगले दिन पहुंच भी गए थे। और गैल्मा के पोर्ट पर वो लोग 1 हफ्ते तक रुके थे, क्योंकि वहां के राजा ने एक टूर्नामेंट आयोजित किया था जहां उन्होंने मेरे कई नाइट्स को हरा दिया था, जिससे वो बहुत ही खुश हुए थे। पर वो ज्यादा खुश होते अगर राजा कैस्पियन ने उनकी बेटी से शादी कर ली होती। कैस्पियन कहता है कि खैर वो नहीं हुआ। जिसके बाद एक ऑकवर्ड सी चुप्पी के बाद लॉर्ड ड्रिनियन बताते हैं कि गैल्मा से वो लोग जब निकले थे तो 2 दिन तक कोई हवा नहीं चली और उन्हें चप्पू चलाने पड़े, और 4 दिन बाद वो लोग टेराबिंथिया पहुंच गए। पर टेराबिंथिया के राजा ने संदेश भिजवाया था कि वहां जहाज ना रोका जाए, क्योंकि टेराबिंथिया में एक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हमें शहर से दूर एक जगह जहाज रोकना पड़ा, और वहां 3 दिन तक रुकना पड़ा। जिसके बाद जाके हमें साउथ ईस्ट की हवा मिली और हम 7 आइल्स की तरफ चले, जिसके रास्ते में एक टेराबिंथियन पायरेट ने हम पे तीर चलाए, पर जैसे ही उसने देखा कि हम भी हथियारों से लैस हैं तो वो परे हट गई। जिसके 5 दिन के अंदर हम लोग मुइल के सामने पहुंच गए थे, जो कि 7 आइल्स का सबसे वेस्टर्न आइलैंड है। उसी शाम को हम रेड हेवन पहुंच गए, जहां हमने एक दावत की, और वहां से हम 6 दिन बाद निकले, और परसों तक हमें लोन आइलैंड्स दिख जाने चाहिए। मेरे हिसाब से हमें समुद्र में 30 दिन हो चुके हैं और हम नार्निया से 400 लीग दूर आ चुके हैं। लूसी पूछती है और लोन आइलैंड्स के बाद? ड्रिनियन बताते हैं कि वो तो हमें भी नहीं पता, और रिपिचिप कहता है कि लोन आइलैंड्स के बाद ही असली सफर शुरू होगा। कैस्पियन लूसी और एडमंड से कहते हैं कि खाने से पहले मैं आप दोनों को जहाज दिखा देता हूँ, जिस पर लूसी कहती है कि वो पहले यूस्टस को देखकर आ रही है। समुद्र में उल्टी आना और तबीयत खराब होना बहुत बुरा होता है। अगर मेरे पास कॉर्डेल की शीशी होती मेरी तो मैं उसे ठीक कर पाती। कैस्पियन कहता है कि उस शीशी को तो मैं अपने साथ लाया हूँ। जिसके बाद वो उसे लूसी को दे देता है और जहाज दिखाते हुए यूस्टस के पास ले जाता है। उस जहाज के डेक पर 2
नीचे जाने के रास्ते होते हैं। कैस्पियन उनमें से एक से उन सबको नीचे ले जाता है उस जहाज के पेट के अंदर। वहां एक लंबी सी लकड़ी के बेंचों की कतार होती है जहां हवा ना होने पर गुलामों से चप्पू चलवाए जाते हैं। उसी कतार के बीच में एक और नीचे जाने का रास्ता होता है जिसमें खाने पीने की बथेरी चीजें भरी होती हैं। उसी में से होकर कैस्पियन उन सब को एक कैबिन में ले जाता है जिसकी खिड़की मोटे शीशे की बनी होती है और खुलती नहीं है क्योंकि वो पानी के नीचे होती है। वो कमरा पानी के नीले और हरे रंग से भरा हुआ था। कैस्पियन कहता है कि वो और एडमंड इस कमरे में रह लेंगे। यूस्टस ने वो बेड ले रखा है और हम दोनों अपने लिए हैमक्स टांग लेंगे। यूस्टस की तबीयत बहुत खराब थी और कैस्पियन उससे पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। यूस्टस पूछता है कि ये तूफान कब खत्म होगा, जिस पर कैस्पियन पूछता है कि कौन सा तूफान, और ड्रेनियन जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज इतना साफ मौसम है जितना हो सकता है। ड्रेनियन की हंसी सुन के यूस्टस किलसने लगा और लूसी उससे कहती है कि उसे ठीक करने के लिए वो कुछ लेकर आई है। ये सुनकर पहले तो यूस्टस उस पर गुर्राता है, जिसके बाद उस शीशी के खुलते ही उसकी खुशबू सूंघ के जो लूसी पिलाती है उसे पी लेता है। उसे पीने के कुछ ही पलों के बाद उसकी शक्ल का रंग वापस ठीक हो जाता है और वो उन्हें पास ही की जमीन पर उसे उतारने की जिद करने लगता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जमीन पर पहुंचते ही वो उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करेगा। वो सब उसे यकीन दिलाते हैं कि वो लोग सबसे पास की जमीन की तरफ जितना हो सकता है उतनी तेजी से जा रहे हैं। उनकी इस बात को बहुत मुश्किल से मानने के बाद वो उसके लिए निकाले गए कपड़े पहन लेता है और ऊपर जहाज के डेक पर आ जाता है। कैस्पियन उन सबको बाकी का जहाज दिखाता है जिसको देखकर लूसी और एडमंड तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके जमाने में नार्निया के पास 4 जहाज थे, पर टेलमरीन्स के राज में समुद्र में आना जाना बंद हो गया था। और जब मिराज ने कैस्पियन द नाइन्थ के वजीरों और दोस्तों को समुद्र में भेजा तो उसके लिए गैल्मियन जहाज खरीदा गया था और उसे चलाने के लिए गैल्मियन सैनिकों को साथ ले जाया गया था। उस जहाज को देखकर यूस्टस तो बस मोटर से चलने वाली नाव, सबमरीन्स और उसी तरह की मॉडर्न चीजों के गुणगान गा रहा था। यूस्टस अपने साथ हमेशा एक छोटी सी कॉपी और पेन रखता था और डॉन ट्रेडर पर होते हुए उसने उसमें डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। उस डायरी एंट्री में उसने हर किसी में कमियां निकाली, कैस्पियन, डॉन ट्रेडर, रिपीचीप, लूसी, एडमंड, सब में। और जिस कमरे में वो रह रहा था उसे एक तहखाना भी बुलाया। उसके हिसाब से मौसम बहुत बेकार था और बाकी सब उसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे बेवकूफ लोग मुश्किल चीजों को करते हैं। वो जहाज बहुत छोटा था, भद्दा था, कैस्पियन बहुत बेकार था, उस जहाज पर मिलने वाला खाना भी बहुत बेकार था। अब रिपीचिप और यूस्टस की लड़ाई सबकी उम्मीदों से पहले ही हो गई। खाना खाने के बाद जब सब टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे तो यूस्टस चिल्लाते हुए अंदर आया और उसने कहा कि कैस्पियन को उस चूहे को संभाल के रखना चाहिए। उसके पीछे पीछे रिपीचिप भी दौड़ा दौड़ा अपनी तलवार हाथ में लिए आया और वैसे तो उसकी मूंछों के बाल ऐसे खड़े थे जैसे चूहों के खड़े होते हैं गुस्सा आने पर फिर भी उसने पूरी तहजीब से सबसे कहा कि वो अपने इस तरह के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और अगर उसे पता होता कि यूस्टस ऐसे सबके सामने दौड़ा चला आएगा तो वो उसे उसका सबक बाद में देता। एडमंड पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। रिपीचिप, जिसके हिसाब से जहाज बहुत धीरे चल रहा है, वो जहाज के आगे बने ड्रैगन के सर पर चढ़ के बैठ जाया करता है और ड्रायड्स का उसके लिए बनाया गाना गाया करता है। अब डेक पर काम करने वाले लोगों को तो उसके वहां होने की आदत थी और उसका होना वहां पसंद भी था क्योंकि उन्हें बतियाने के लिए कोई मिल जाया करता था। पर यूस्टस को ये बात नहीं पता थी और जब वो डेक के आगे की तरफ गया जमीन देखने तो उसे एक लहराती हुई पूंछ दिखी। यूस्टस ने प्लान बनाया कि वो रिपीचिप को उसकी पूंछ से पकड़ के उठा लेगा और पटक के भाग जाएगा। अब उसने रिपीचिप को उसकी पूंछ से उठा तो लिया और वो देखने में बहुत फनी भी लगा। रिपीचिप हैरान और उसके हाथ पैर हवा में और उसका मुंह खुला हुआ, पर क्योंकि रिपीचिप एक आम चूहा नहीं बल्कि एक योद्धा है, एक नाइट है, इसीलिए वो हर स्थिति में अपनी तलवार निकालना जानता है। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे यूस्टस के हाथ पर 2 रैपट मारे जिसकी वजह से उसने उसकी पूंछ छोड़ दी। जिसके बाद वो यूस्टस के पैर पर अपनी तलवार से मारने लगा और यूस्टस चिल्लाता रहा कि उसे दूर करो, वो खतरनाक चीज है, और ये भी कि उसकी शिकायत वो कैस्पियन से करेगा। रिपीचिप यूस्टस को अपनी तलवार निकाल के उससे लड़ने को कहता है पर यूस्टस कहता है कि उसके पास तलवार नहीं है और ये भी कहता है कि वो शांतिवादी आदमी है और लड़ाई में विश्वास नहीं रखता। रिपीचिप उसे फट्टू बुलाता है और उसे कई चीजें बताता है और हर एक बात कहते हुए उसके पैर में अपनी तलवार मारता जाता है। यूस्टस तभी उस कैबिन में भाग जाता है जहां सब थे और ये कहानी सुन के हर कोई रिपीचिप और यूस्टस के बीच के एक तलवार बाजी के मैच के बात को सीरियसली लेने लगता
लगते हैं। कैस्पियन उसे एक तलवार देने की बात करता है और ड्रेनियन और एडमंड ये चर्चा करने लगते हैं कि यूस्टस जो कि इतना बड़ा है, क्या उसे अपना एक हाथ पीछे रखना चाहिए इस मैच के दौरान। अपनी आंखों के सामने एक चूहे के हाथों अपना खरबूजा बनने की प्लानिंग होता देख यूस्टस माफी मांग लेता है और लूसी से अपने हाथ की पट्टी करा के सोने चला जाता है। चैप्टर 3 द लोन आइलैंड्स। ये था चैप्टर 2 ऑफ द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर। अगर ये चैप्टर की कहानी पसंद आई, इस बुक की कहानी आपको अभी तक पसंद आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस बुक को खुद पढ़ें, क्योंकि एक्चुअली में ये सीएस लुइस की जो सीरीज है नार्निया की बहुत ही शॉर्ट रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है और मजेदार किताबें हैं इसके अंदर। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे अमेजॉन के लिंक से इन किताबों को खरीदते हैं तो मुझे बड़ी हेल्प होगी और आपको आपकी बढ़िया किताबें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।